गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 12th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं खंड व इकाई 3 पार्ट 3 आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। आतंकवाद के बारे में अपन ने पढ़ा। आज अपना टॉपिक चल रहा है राजनीति का अपराधीकरण, उसका अर्थ, राजनीतिक अपराधीकरण के कारण और इसके दूर करने के सुझावों पर आज हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक अपराधीकरण। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ब्रिटिश शासन में आदमी बदतर जीवन जी रहा था। बदतर का अर्थ है खराब स्थिति में। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक की अपेक्षा थी कि अब उसके जीवन में खुशहाली आएगी, मगर गरीबी की स्थिति अब भी बदतर बनी हुई थी। देश की प्रगति का पूरा लाभ अभी तक उसे प्राप्त नहीं हो सका। बहुसंख्यक गरीब तबके को अभी भी विकास का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुआ। गरीबी और अमीर के मध्य की खाई और अधिक गहरी हुई। स्वतंत्रता के बाद में अमीर वर्ग ही सर्वाधिक लाभान्वित हुआ। देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद में हम सोच रहे थे कि हमारी स्थिति, हमारा जीवन और अधिक खुशहाल हो पाएगा, हम अधिक समृद्ध, सुखी और संपन्न हो सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गरीब अब भी बदतर स्थिति में ही जीवन जी रही थी। अगर फायदा हुआ तो वो किसको हुआ? अमीर वर्ग को अधिक फायदा हुआ। अमीर वर्ग ही लाभान्वित हो रहा था, लाभ का फायदा उठा पा रहा था। भारतीय राजनीति की जो दशा है वह देश की स्थिति के लिए, प्रगति के लिए एक चिंतनीय है, चिंता उत्पन्न करने वाली है। अमीर और गरीब की जो खाई है भारत में बढ़ती जा रही थी। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी परिघटना है जिसने भारतीय लोकतंत्र को दिशा विहीन कर दिया है। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण का अर्थ ये कि बेटा जो आपराधिक तत्व है वो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, और राजनीति का उद्देश्य समाज सेवा होता है, देश का विकास करने का लक्ष्य होता है। लेकिन जब आपराधिक तत्व राजनीति में घुसते हैं तो वो उनका लक्ष्य समाज सेवा नहीं होता है, बल्कि वो राजनीति को ही दिशा विहीन कर देते हैं। चुनाव में बाहुबल और धन बल के बुरे प्रभाव ने संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षत विक्षत कर दिया। धन बल यानी धनी लोगों का राजनीति में प्रवेश, धनी लोगों को पैसा खर्च करने के कारण टिकट जल्दी से मिल जाता है। और दूसरा बाहुबली, बाहुबली यानी जिनके पास जो गुंडागर्दी वाले तत्व हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको क्षत विक्षत यानी नष्ट कर दिया है। इस प्रवृत्ति से चुनावी राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। जब अपराधी, गुंडागर्दी वाले तत्व या पैसे वाले लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं तो उनका उद्देश्य राजनीति से फायदा उठाना होता है, न कि समाज सेवा करना, न कि देश का विकास करना। तो इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र नष्ट होता है, लोकतंत्र कमजोर होता है। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर चुनौती बन गया है। आज हमारे लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण, तो राजनीति का अपराधीकरण भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुकी है। हालांकि विगत वर्षों में, विगत यानी पिछले कुछ वर्षों में, चुनाव में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में अभूतपूर्व सुधार किए गए, कुछ सुधार किए गए ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके। ईवीएम मशीनों का प्रयोग, संवेदनशील बूथों की वीडियोग्राफी, संवेदनशील जहां पर वोटों का गलत प्रयोग होता है या वोटों में धांधली हो सकती है, उन क्षेत्रों में वीडियोग्राफी होना, निष्पक्ष चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, चुनाव आचार संहिता को लागू करना आदि कुछ सकारात्मक उपाय भी किए गए हैं। इन सुधारों के बावजूद राजनीति में अपराधी तत्वों की सक्रिय भूमिका और भागीदारी चिंता का विषय है। राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ, राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, राजनीति में प्रवेश करने, सत्ता को प्राप्त करने
और सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा समय समय पर अपराधियों की मदद लेना राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। तो राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ क्या हुआ? जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि यानी जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, ये जो अपराध जगत से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति प्रक्रिया को प्रभावित करने लगते हैं, या तो वो खुद राजनीति में आ जाते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक भी इन अपराधियों की मदद लेते हैं और फिर इन अपराधियों के दबाव में काम करते हैं। तो ये स्थिति राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। किन प्रकारेण सत्ता के गलियारे तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा ही अनैतिक, अनुचित और अपराध प्रधान साधनों के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। किसी भी तरह से राजनीति में प्रवेश करना, ये उद्देश्य ही, ये महत्वाकांक्षा ही अनुचित और आपराधिक तत्वों को और अनुचित और आपराधिक साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। भारत में राजनीति को एक फायदेमंद व्यवसाय के रूप में मान लेने की प्रवृत्ति है। वैसे राजनीति का समाज सेवा है, लेकिन जब राजनीति को एक व्यवसाय मान लिया जाए, प्रोफेशन मान लिया जाए, एक लाभ देने वाला व्यवसाय माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक अपराधीकरण का जन्म होता है। दलीय राजनीति में अपराधीकरण की और अधिक संभावना होती है, क्योंकि इसमें सत्ता में आने का रास्ता चुनाव के माध्यम से ही खुलता है। मत प्राप्त करने के लिए जब राजनीतिज्ञ व राजनीतिक दल मतदाताओं को नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित न करके धन, बल, भय व आतंक का सहारा लेते हैं, तब राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है। अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के लिए इलेक्शन के समय जो राजनेता होते हैं, वो मतदाताओं की नीतियों को प्रभावित करने के लिए पैसे का और बल का, दोनों का सहारा लेते हैं, साथ ही जनता में भय और आतंक उत्पन्न करने का सहारा लेते हैं। तो ये राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। चुनावी राजनीति के कारण ही अपराधियों और राजनीतिज्ञों में आपस में साठ-गांठ पैदा होती है। साठ-गांठ यानी गठजोड़ होना। अपराधी और राजनेता आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए। ये दोनों अपने अपने निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर एक दूसरे से लाभ उठाने के मंसूबों से काम करते हैं। राजनेताओं को इलेक्शन के समय जो अपराधी तत्व है वो सहायता पहुंचाते हैं, और राजनीति में जब वो राजनेता जीत करके आ जाते हैं तो फिर आपराधिक तत्वों को बचाने का कार्य करते हैं। जहां चुनाव में जिताने के लिए आपराधिक तत्व राजनीतिज्ञों की मदद करते हैं, वहीं सत्ता में आने के बाद राजनेता अपराधियों को राजनीतिक शरण देकर उनकी मदद करते हैं। तो राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ आपको बेटा समझ में आया होगा। राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, राजनीति में प्रवेश करते हैं, सत्ता में बने रहने का प्रयास करते हैं, और राजनीतिज्ञों द्वारा समय समय पर अपराधियों की मदद लेना राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। राजनीतिक अपराधीकरण के कारण राष्ट्रीय चरित्र का पतन होना। जब राष्ट्रीय चरित्र का पतन होता है तो राजनीतिक अपराधीकरण की घटनाएं बढ़ती है। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी। लोग गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, और लोगों के पास जब कोई रोजगार नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में लोग आपराधिक तत्वों की ओर आकृष्ट होते हैं और अपराध को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा साधनों की पवित्रता में विश्वास न करना। साधन यानी किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके जो तरीके हैं तो वो भी पवित्र होने चाहिए। पुलिस राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और अपराधियों में परस्पर अनैतिक साठगांठ। पुलिस, राजनेता और अपराधी तत्व जब तीनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है, राजनीतिक अपराधीकरण का कारण बनते हैं। चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का प्रभाव। कानूनों को प्रभावशाली रूप से लागू न करने की व्यवस्था। जब कानूनों को
या चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता है तो ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। न्यायिक प्रणाली की मूलभूत खामियां। हमारी जो न्याय प्रणाली है इसमें किसी फैसले को होने में वर्षों साल लग जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबा समय खिंच जाता है। दलीय राजनीति और सत्ता प्राप्ति की अत्यधिक राजनीतिक लालसा। सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनेता आपराधिक तत्वों की मदद लेते हैं। निर्वाचन प्रणाली की खामियां। हमारी जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें कुछ कमियां हैं। आपराधिक तत्वों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। चुनाव जो आचार संहिता है उसका कठोरता से पालन होना चाहिए। शासन की क्षमता और गुणवत्ता में भारी गिरावट। वर्तमान में राजनीति का जो क्रम है, राजनीति का जो चरित्र है वह नीचे गिरा है, उसकी गुणवत्ता में गिरावट आई है। आपराधिक तत्वों का समाज में दबदबा और जनता में स्वीकार्यता। जो आपराधिक तत्व है राजनीति में दबदबा रखते हैं और इसी समाज की स्वीकार्यता मिलती है जो कि सही नहीं है। धन बल और राजनीति का मिश्रण। जब धन, बाहुबल और राजनीति का मिश्रण होता है तो यह अपराधों को बढ़ावा देता है। भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य। वर्तमान में भारतीय राजनीति 16 लोकसभा के 34% सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। 16 लोकसभा के चुनाव 2014 में हुए और इसमें जो 34% कैंडिडेट हैं उनकी जो पृष्ठभूमि है वो आपराधिक जगत से जुड़ी हुई है, जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले विचाराधीन है, जिन पर कोई ना कोई मामला चल रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की निरंतर बढ़ती संख्या लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। भारतीय राजनीति में निरंतर बढ़ते हुए अपराधियों की संख्या इसके अपराधीकरण का स्तर प्रदर्शित करती है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों का चयन अलोकतांत्रिक और निरंकुश ढंग से किया जाता है। जब कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं जनता के प्रतिनिधि संसद के लिए या विधानसभा के लिए, तो उसमें योग्य उम्मीदवार के आधार पर चयन नहीं किया जाता, बल्कि उसके पैसे के आधार पर, उसकी बाहुबल के आधार पर उसका चयन कर लिया जाता है। सबसे बड़ा कारण है सभी राजनीतिक दल के इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित हो। अगर कैंडिडेट खड़ा हो गया तो उसकी जीत होनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, सही या गलत साधनों की मदद से हो। सभी दल ईमानदार छवि वाले लोगों की तुलना में धन बल और बाहुबल वाले जीता हुआ उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। ईमानदार व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है, जबकि जो आपराधिक तत्व से जुड़े हुए हैं, धन बल वाले हैं, बाहुबल वाले हैं, उनको टिकट मिल जाता है। राजनीति के अपराधीकरण के दो भिन्न अर्थ में देखा जा सकता है। संकीर्ण अर्थ में अपराधियों का विधानसभा और भारतीय संसद में प्रत्यक्ष प्रवेश व हस्तक्षेप से है। व्यापक अर्थ में अपराधियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति और शासन को प्रभावित करने से संबंधित है। तो दो अर्थ में पहला ये हो गया कि अपराधी सीधे ही विधानसभा और संसद में जीतकर प्रवेश कर जाएं, और जो व्यापक अर्थ है उसमें यह है कि जो अपराधी है अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करे। इसमें धन और बाहुबल से किसी राजनीतिक दल की मदद करना, असामाजिक तत्वों के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग और चुनाव में फर्जी मतदान करना, बूथ पर कब्जा कर लेना, विपक्षी उम्मीदवार के मतदाताओं को धमकाना, हत्या कर देना आदि गतिविधियां भी सम्मिलित है। पिछले 2-3 चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का अधिकांश राजनीतिक दलों से भरपूर उपयोग किया है। पार्टी के लिए फंड जुटाने से लेकर बल और पैसे के जोर पर मतदाताओं के रूप बदलने में अपराधियों की भूमिका में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। चुनाव का प्रबंधन, चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाना, बैठकों और सम्मेलनों में पैसे से या डराकर भीड़ इकट्ठी करना, नियोजित ढंग से आपराधिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं की फौज बनाना एक सामान्य सी बात हो गई है। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ये गणित काम करता है। तो वर्तमान में पैसे जुटाने से लेकर के भीड़ इकट्ठी करने से लेकर के हर कार्य में आपराधिक तत्वों की मदद ली जाती है। पूर्व में अपराधी सक्रिय राजनीति से बाहर रह करके अपने पसंदीदा दल की मदद करते हैं, चुनाव जिताने में राजनीतिज्ञों की मदद करते हैं, और उसके बाद में फिर क्या करते हैं, जब राजनेता चुन करके आ जाते हैं तो उनसे अपनी मांगे मनवाने का कार्य करते हैं। अब वे न केवल उम्मीदवारी हासिल करके आपराधिक तत्व चुनाव जीतने, बल्कि मंत्री बनकर देश के नीति निर्धारक बन गए। नीति निर्माण में
नीति निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? आपराधिक तत्वों के द्वारा। भारतीय राजनीति में दागी मंत्री एक मशहूर संज्ञा बन चुकी है। किसे कहेंगे दागी मंत्री? जिस पर कोई मुकदमा चल रहा है या कोई जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो उसे दागी मंत्री कहा जाता है। जिस पर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है वो जीत करके सत्ता में आ जाता है। देश के प्रत्येक कोने में चुनाव का आपराधिक गतिविधियों से सन्निकट संबंध रहा है। सन्निकट यानी निकट का। किसी विशेष उम्मीदवार को मत डलवाने से लेकर मतदाताओं को डराना, धमकाना, उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने से रोकना, समाज के कमजोर वर्गीय तबके के दलितों, महिलाओं, आदिवासी जातियों और पिछड़े लोगों को विगत 20 साल में एक भी चुनाव बिना हिंसक गतिविधियों और धन बल के प्रयोग के बिना संपन्न नहीं हुआ है। कई बार तो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की हत्या कर दी जाती। पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं होना आम बात है ताकि चुनाव रद्द कर दिए जाएं। और इन अराजकतापूर्ण स्थितियों और हिंसक गतिविधियों के कारण ही राजनीतिज्ञों और अपराधियों के मध्य स्थापित साठ गांठ है। कई कट्टर अपराधी जेल में बैठे बैठे चुनाव जीतकर संसद के गलियारे तक पहुंच जाते हैं और ऐसी पृष्ठभूमि वाले तत्वों के विरुद्ध सभी प्रकार के मामले विचाराधीन है, यानी कोर्ट में उनके खिलाफ मामला चल रहा है। इनमें हत्या, डकैती, अपहरण, जबरन वसूली से लेकर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध भी शामिल है, जो कि चिंताजनक है। ऐसे अपराधी राजनीति में क्या देश का भला कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे आपराधिक तत्वों पर रोक होनी चाहिए। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के उपाय। राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र व जवाबदेही का विकास करना, यानी प्रत्येक राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, उसमें अच्छे लोगों का प्रवेश होना चाहिए। संविधान के द्वारा राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली और कार्य व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु कानूनी व्यवस्था का प्रावधान। संविधान में जिसने बाकी सभी चीजों के लिए लिखा हुआ है, सभी कार्यों के लिए लिखा, उसी प्रकार राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने हेतु भी कुछ प्रावधान होने चाहिए। जो अपराधी राजनीतिक सक्रिय, उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमों के शीघ्र निपटान हेतु फास्ट ट्रैक न्यायालयों की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें सजा मिल सके और वे चुनाव में या राजनीति में भाग नहीं ले सके। त्वरित न्यायिक निर्णयों द्वारा अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना। जब त्वरित न्यायिक निर्णय होंगे, त्वरित यानी फास्ट, तो इन अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। कानूनों में वांछित संशोधन और परिवर्तन कर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों की चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना। निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष और पारदर्शी संगठन, जिनके खिलाफ 2 या 2 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए कि वो इलेक्शन में कैंडिडेट के रूप में खड़े नहीं हो सके। उन राजनीतिक दलों पर जुर्माना और दंड लगाने का प्रावधान है जो कि अपराधियों को टिकट देते हैं। नोटा, नन ऑफ द अबव, नोटा व अन्य पुख्ता उपायों की व्यवस्था हो जिससे आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति चुनाव न जीत सके। भविष्य में प्रभावी ऑनलाइन निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ करना ताकि आपराधिक तत्वों पर रोक भी लगाई जा सके। एन.एम. वोरा समिति की रिपोर्ट का सार। भारतीय राजनीति के अपराधीकरण की जांच पड़ताल करने हेतु एन.एम. वोरा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में माफिया नेटवर्क एक समानांतर सरकार चला रहा है। माफिया नेटवर्क यानी आपराधिक तत्व हैं जो एक जिस देश में राजनीति में सरकार चल रही है उसी प्रकार वो एक समानांतर उसके समान सरकार चला रहा है। शासकीय मशीनरी या राजतंत्र हाशिए पर कर दिया गया है। हाशिए पर यानी किनारे पर, उनके निर्णय लागू हो रहे हैं। भारतीय मतदाता की उदासीनता, भारतीय मतदाता है वो उदासीन, वो ये नहीं देखता वोट करते समय कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, इनको जिता करके नहीं बेचना है। तो भारतीय मतदाता की उदासीनता, अगंभीरता और भाव शून्यता ने इस प्रवृत्ति में अभिवृद्धि की है। माफिया गिरोह को स्थानीय नेताओं से संरक्षण प्राप्त होने से उन्हें गैर कानूनी रूप से लाभ प्राप्त करना आरंभ कर दिया। कालांतर में माफिया राजनेताओं का द्विगठबंधन, यानी माफिया और राजनेताओं का आपस में मिल जाना त्रिगठबंधन में बदल गया है। त्रिगठबंधन यानी पुलिस प्लस अपराधी प्लस राजनेता, इन तीनों का गठजोड़ भारतीय लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट रहा। दीमक एक कीड़ा होता है जो लकड़ी को चाटने का कार्य करता है, लकड़ी को समाप्त कर देता है। तो इन तीनों का त्रिगठबंधन
भारतीय लोकतंत्र को समाप्त कर रहा है, दीमक की तरह चाट रहा है। सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को मिटाकर राजनीतिक व्यवस्था को अपराधीकरण से बचाना भारतीय चुनावी राजनीति की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। न्यायपालिका, पुलिस, निर्वाचन आयोग और नौकरशाही की निष्पक्षता और जनता की चुनावी प्रक्रिया में ईमानदार और सक्रिय भागीदारी से ही राजनीतिकरण से अपराधीकरण कम हो सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। मतदाताओं को जागरूक होना होगा, न्यायपालिका को सजग होना होगा, चुनाव आयोग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, तभी हम राजनीति से अपराधीकरण को मिटा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं।